आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। धर्म रक्षा संघ की एक बैठक चिंतामणि कुंज में श्री महंत डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में तथाकथित राष्ट्रीय संत मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री बलराम जी महाराज एवं श्री कृष्ण भगवान के बारे में और उनके वंशजों के बारे में जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उस पर गहरा आक्रोश जताया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश जी महाराज ने कहा कि ऐसा लगता है मुरारी बापू मानसिक विकृति का शिकार हो गए हैं। तभी पिछले कुछ समय से अनर्गल एवं हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग व्यास मंच से करते आ रहे हैं, जो कि अक्षम अपराध है। आज धर्म रक्षा संघ की ओर से बैठक चिंतामणि कुंज में हमारे महाराज श्री महंत डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस समय पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे बकासुर पैदा हो गए हैं। ये जो आधुनिक बकासुर हैं, जो व्यास मंच का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और व्यास मंच पर बैठने के बाद अनर्गल बातें हमारे देवी देवताओं के खिलाफ और जो कुछ शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ, इस प्रकार की बातें, जो अशास्त्रीय बातें ये लोग कर रहे हैं, इनमें मुरारी बापू इस समय नंबर 1 पे चल रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय से लगता है वो कुछ मानसिक विकृति के शिकार हो गए हैं कि पहले वो अल्लाह अकबर करा करते थे, अब एक नई उनकी वीडियो सामने आई है जिसमें कि वो हमारे ब्रज के राजा बलराम जी, दाऊ जी, जिनको कि हम सब ब्रजवासी लोग ब्रज का राजा मानते हैं, और उनके खिलाफ उन्होंने बड़ी अशोभनीय, अभद्र और अति निंदनीय जो टिप्पणी की है भगवान कृष्ण के बारे में। उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो हम ब्रजवासियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसी विषय में आज ये बैठक रखी गई है। हम लोग निर्णय लेंगे कि ऐसे बकासुरों की बोलती किस प्रकार से बंद की जाए और कैसे इनको दंडित किया जाए। वृंदावन के सौसैया हॉस्पिटल के क्वार्टर में बीती रात चोरों ने एक डॉक्टर के घर में से हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर दिलीप शर्मा अपने परिवार के साथ सो रहे थे तो पीछे की दीवार फांद कर बदमाश कमरे में घुस गई और अंधेरे का फायदा उठाकर जंगला तोड़ दिया। जंगले के रास्ते से कमरे में घुसकर एलईडी टीवी, लैपटॉप 15 से 20 हजार की नकदी लेकर चंपत हो गई। डॉक्टर परिवार दूसरे कमरे में गहरी नींद में सोए थे। जब वह सुबह उठे तो उन्होंने देखा उनके कमरे में से सामान चोरी हो चुका है। यह सब घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। डॉक्टर दिलीप ने पुलिस को तहरीर देकर सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करा दी है। इस बारे में उन्होंने बताया कि मथुरा के थाना गोवर्धन अंतर्गत ग्राम पाली में 8 दिन से लाइट न आने से पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है और न लोगों के लिए पीने का पानी है। घर के जरूरी काम करने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ अंधेरे में रह रहे बुजुर्ग महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चे सभी बेहद खराब स्थिति से गुजर रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत बिजली घर पर करने के बाद भी कोई उपाय नहीं हो पा रहा। आखिर में हार कर ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से उच्चाधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए गुहार लगाई है। साथ ही ऊर्जा मंत्री तक भी अपना संदेश पहुंचाने के लिए अपील की है ताकि उनकी समस्या का निपटारा हो सके। 8 दिन से लाइट नहीं आ रही गाँव में, न पानी मिल रहा पीने के लिए ट्यूबवेल से। अच्छा, आपने इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत करी, एक्शन के यहाँ करी, जेई गई, सबसे गई। क्या कहते हो? जो कहते कल आ जाएगी, अभी कोई काम नहीं हुआ है। और आपका कहने का मतलब है आपने कई जगह शिकायत कर ली, फिर भी आपकी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं, जिससे जन और धन दोनों का ही नुकसान हो रहा है। और क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से आप इसके बारे में? हमारी लाइट आनी चाहिए, हमें पानी मिले पीने के लिए। समस्या ये सब, मतलब लाइट नहीं आ रही 8-10 दिन से, पानी ना मिल लो। किस कारण से लाइट नहीं आ रही है? तूफान आया था, तूफान की वजह से नहीं आ रही सब। इस पे कहीं आपने शिकायत की? शिकायत की साहब, जेई थे और इनसे कोई भी सुनवाई ना आ रही है। अच्छा, अब प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं साहब, हमारी सुविधा ये मिले, पानी और मतलब लाइट, और मतलब ये मच्छर खाते हैं, परेशान रहते हैं, रात पर बैठे रहते हैं बच्चे, पढ़वे लिखवे के बच्चे को परेशानी आ रही है बगैर लाइट के। अब आप अगर आपके यहाँ 8 दिन से लाइट नहीं आ रही है, पानी आप कहाँ से लाते हैं? कुआं पर से, नलवल से। वैसे कितनी दूरी से? करीब 1 किलोमीटर दूरी से। कामा पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने का सामान जब्त किया। वहीं मौके पर मौजूद 6 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है।
भरतपुर पुलिस की कार्रवाई कामा डीएसपी देवेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र के गांव सोमका के पास जंगलों में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है। सूचना के बाद कामा, पहाड़ी, सीकरी, गोपालगढ़ और जुरहरा थानों की पुलिस टीम मौके पर जंगल में पहुंची और दबिश देकर हथियार बनाने का सामान, अर्धनिर्मित हथियार और निर्मित हथियारों को जब्त किया। साथ ही इस काम में लिप्त 6 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि इलाके में अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ पुलिस की यह चौथी कार्रवाई है। इनके अन्य साथी कार्रवाई के दौरान फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। उसके लिए पुलिस टीमों का गठन भी किया गया है। हथियार बनाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि इसके पीछे इन लोगों की क्या साजिश है। आखिर ये हथियार कहां-कहां सप्लाई होने थे। पुलिस बदमाशों से भी पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है। आपको बता दें कि कामा क्षेत्र में लगातार हथियार बनाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। श्रीमान डीआईजी साहब भरतपुर, एमएसपी साहब भरतपुर के निर्देशन में आज सुबह जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सोमका के जंगल में अवैध हथियार जो है उस निर्माण की फैक्ट्री जो है वहाँ काम कर रहे हैं कुछ लोग। इस पर एसएचओ पहाड़ी, एसएचओ जुरेरा, एसएचओ गोपालगढ़ और एसएचओ सीकरी और सेकंड ऑफिसर कामा दारा सिंह, मैं क्यूआरटी टीम के मौके पर वहाँ पहुँचे। चारों तरफ से घेराबंदी करके हमने जंगल में दबिश दी। तो बम्बुल के पेड़ों के बीच में जो है करीब 10 से 15 आदमी जो थे वो वहाँ हथियार निर्मित कर रहे थे, जिनमें से 6 व्यक्ति हमने उस्मान, इस्माइल, साके, वसीम, अजरुद्दीन और साहिब, ये 6 व्यक्ति हमने मौके से जो है गिरफ्तार कर लिए हैं। जबकि 7-8 व्यक्ति जो है वहाँ से भागने में सफल हुए, जिनके नाम इरफान, इमरान सन ऑफ उस्मान, जुबेर, इरसाल, आरिफ सन ऑफ इजराइल, साहिद, यूसुफ सन ऑफ मुबिन और इफ़ी सन ऑफ दीनू, इनके नाम सामने आ चुके हैं। ये मुलजिम हैं जिनके लिए हमने टीमें बना करके और वहाँ दबिश दी जा रही है। अभी मौके से हमें कई फैक्ट्री में कई जो है 2 हथियार जो है पूर्ण निर्मित मिले हैं कट्टे। इसके साथ ही कई अर्धनिर्मित हथियार, बैरल और इसके अलावा जो मशीनरी जो होती है, जो भी हथियार बनाने में काम में आती है, वो मशीनें काफ़ी बड़ी मात्रा में मिली है। और कामा क्षेत्र के अंदर ये चौथी कार्रवाई है। इसके आगे भी जांच सूचनाएं अगर मिलती रही तो इस प्रकार से कार्रवाई की। देश में जारी लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद अब मथुरा में भी सैलून खुलने लगे हैं, जो कि करीब 74 दिन बाद खुले हैं, जहां पर सैलून में आए लोगों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ सैनिटाइजर से हाथ साफ और सीट साफ करने के बाद ही सैलून में आने वाले लोगों के बालों को काटा जा रहा है। वहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बाल काटते समय सैलून में पीपीई किट, फेस शील्ड और ग्लव्स पहनकर ही कर्मचारी काम कर रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर भी कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से बाजार में सैलून बंद होने के कारण जहां लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, वहीं अब उन्हें थोड़ा सुकून भी मिल रहा है। सैलून खुले हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जैसे डिस्पोजल नैपकिन, डिस्पोजल कपड़ा, कटिंग शीट का डिस्पोजल टॉवल है, ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। आने वाले ग्राहकों के लिए हम थर्मल स्कैनिंग करके अंदर एंट्री करा रहे हैं। अंदर आने के बाद थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आने वाले कस्टमर 100% सेटिस्फाई हैं। और कोरोना महामारी को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ें हम लोग जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो सारा हम यूज़ कर रहे हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है और महामारी से बचने के लिए हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पे भी एक मैसेज देखा जा रहा है, किस तरह का मैसेज है लोगों को समझाने? जी, वो टीवी स्क्रीन पे जो मैसेज है सर, कोरोना से हाथों को अच्छे से धोएं, 15 से 20 सेकंड आप हाथों में धोने में लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सब चीज़ें, मास्क लगा के घर से निकलें, बिना वजह घर से ना निकलें। बस यही सब मैसेजेस मैंने टीवी पे अपना शो कर रहा हूँ, जिससे कस्टमर को जागरूकता मिले और कस्टमर जागरूक हो और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलने वाला है, इससे बचाव हो सके सर कोरोना से। तो क्या पूरी तरह से जो गाइडलाइन मिली उसका पालन कर रहे हैं आप? जी, पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हम लोग कटिंग का कपड़ा जो है हम लोग डिस्पोजल यूज़ कर रहे हैं, वो एक बार। बयाना थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव में कलयुगी बेटे बहू ने अपनी मां के साथ मारपीट कर घायल करके घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़ित खुदकुशी करने रेलवे ट्रैक पर चली गई। लेकिन लॉकडाउन के चलते 1 घंटे तक कोई भी ट्रेन नहीं आई, जिसके बाद पड़ोसी पीड़िता को बुलाकर अपने घर ले गए। वहीं पड़ोसियों ने पीड़िता की बेटी को कॉल कर घटना की जानकारी दी।
इसी के साथ पीड़िता ने शनिवार को बयाना कोतवाली में बेटे एवं बहू के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। राशन कार्ड लेकर रही जब वहाँ तो तार तो औरत के नहीं पटक दियो, फिर वे भजिए मैया बेटी के काय की चोरी कर रही है, ऐसे भजिए वे मेरे फिर आँखों कुछ व्यक्ति वे छोड़ छाप रहे हैं, फिर मैं गाड़ी से कटवे भजिए मैं कहीं मार पीट हर पोते करें पाट और फोड़ दे बर्तन भाड़े के वर्ष से फोड़ रहे वो तो गाड़ी ते कटने बढ़ जाए, फिर भी वहीं चलाएँ वो खींचते मार दे जो भीतर जा मार दे। कौन है बे संतान तेरी बेटा भाऊ का नाम है बेटा को? एक का नाम तो मुझसे, एक का नाम राजू। जोर दे बता। राजू है एक का नाम मुझसे। कितने दिन से कर रहे मारपीट तुम्हारे साथ? अब गले दिन से इतने बेहतर है तेड़ वाला है। और ये आपकी आंख में चोट किसने दी? नहीं दी। काहे की दी? वो बस ना है। अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाका स्थित गांव टेढ़ा खुदई निवासी लोगों ने एसएसपी कार्यालय पर आकर गुहार लगाई है कि दिल्ली पुलिस का एक सिपाही अमरपाल खेत पर आया और तमंचा हाथ में लेकर गोली मारने की धमकी देने लगा। उसके साथ अन्य लोग भी बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार सन 2015 में उसकी पत्नी जब खेत पर काम करने गई थी तो उसके साथ छेड़खानी कर दी थी, जिसका मुकदमा उसके विरुद्ध चल रहा है। पीड़िता के बताए अनुसार एक दिन पहले शुक्रवार की दोपहर बाद खेत पर काम कर रहे पीड़ित परिवार पर अपने अन्य साथियों के साथ आकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर अभद्रता पर उतर आया और तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने इस वाकये का एक वीडियो बनाया जिसमें वह साफ तौर से हाथ में तमंचा लेकर धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित के मुताबिक मौके से इलाके के दरोगा अयूब खान को जब अपनी जान का खतरा बताते हुए फोन किया गया तो दरोगा और पुलिस कर्मियों ने मौके पर आने से इनकार कर दिया। इलाका पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर 24 घंटे बाद पीड़ित पक्ष ने एसएसपी दफ्तर आकर उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई। आरोप यह भी है कि दबंग तमंचेबाज सिपाही ने फायरिंग भी की थी। वो सब अमरपाल सिंह है। कल मैं अपनी बक्का डर आयो नेपाल हमारा छोटा भाई और वो 3 जने आए करके उनने हम तो फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद में हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन पुलिस 1 घंटा बाद पहुंची और सब अब हम एसपी साहब के यहाँ शिकायत लेके आए। वो हमारा पहले मुकदमा चल रहा है, बात वो मुकदमा हम फैसला कराना चाहिए। किस तरह का मुकदमा चल रहा है? छेड़खानी को साहब मेरी पत्नी को। शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे मतलब छेड़खानी की आरोप कैसे लगा? ये साहब आदत का धंधा है, ये पहले से ही कई वाक़या कर चुके हो और उनके साथ भी कर चुके हो, अपनी मतलब लड़का की बहू के संग में कर चुके हो। और साहब मेरी पत्नी मतलब अब चारों ले गई अपने खेत पे। ये मेरे पास में कॉपी है यहाँ की जो मैं इसकी ले रहा हूँ, ये बेचारा धीने में मुकदमा अदालत में। जब तमंचा लेकर आया, हाँ जी, वो कौन है? ये अमरपाल सिंह और वो इसका लड़का है वो सोनू, अमरपाल सिंह का। ये कौन है, कहाँ क्या करता है? ये सब दिल्ली पुलिस में और दिल्ली पुलिस में वहाँ रहता है ये गोस्वामी में। तो आपने शिकायत की इसमें? हाँ जी, हम थाने गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आपने दरोगा को फ़ोन भी किया था? हाँ जी, फ़ोन किया था। उन्होंने ये कह दिया कि तुम यहाँ थाने आ जाओ और सर थाने हमें रास्ता में घेरे खड़े हो, लेकिन वो दरोगा जी हमें कोई मदद देवे नहीं आई। ये कह देगी हमको तुम्हारे घर के नौकर है जो यहाँ आएंगे। आपने यहाँ शिकायत पत्र दे दिया? हाँ जी, हमने एसपी साहब के यहाँ शिकायत पत्र दे दिया। कोई आश्वासन मिला? अब कोई नहीं मिले जी, वो शिकायत पत्र दे आए और उन्हें कह दीजिए कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी। आप इस वीडियो को लेकर कितने वक्त से घूम रहे हैं शिकायत करने? हम साहब कल से घूम रहे हैं, कल से ही हमें यहाँ घूम रहे, जब से मतलब हाँ ये वीडियो बनाए हो जब से हम घूम रहे हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या सिपाही का पुलिस समर्थन कर रही है, क्या उसका साथ दे रही है? हाँ जी, पुलिस उसका साथ दे रही है सिपाही का। थाना गांव जैत में शनिवार देर शाम को वृंदावन से अपने घर जैत आ रहे ठाकुर तुषार सिंह नामक युवक और 5 लोगों ने हमला कर दिया, साथ ही फायरिंग कर दी। हमले में तुषार सिंह के जांघ में गोली लगी और मौके पर घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर घर के लोग बाहर आ गए और अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक तुषार को वृंदावन के 100 अस्पताल में उपचार के लिए भेजा, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। साथ ही उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए तुषार के चाचा ने बताया कि आज बच्चा वृंदावन से घर जा रहा था अपने घर, रास्ते में इन्होंने झेंत गाँव में घेर लिया। झेंत गिरने वाले हैं, जैसे बिना वहीं पत्थर बसाए इन्होंने अपनी गाड़ी लेकर भागा घर के लिए। फिर घर पे चढ़ के गए लोग, जैसे घर से वो गाड़ी निकला तो इसमें पैर में गोली मार दी। मैंने तमाम कई फायरिंग करी है, बहुत ईंट पत्थर बरसाए, लाठी चलाई औरतों ने।
कहाँ लगी है उनको गोली? गोली पैर में लग गई। कहाँ की घटना है ये? जैत गांव जैत की घटना। कितने लोगों ने बरसात है? किसी को जानते हैं? 7-8 लोग। किसी को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। क्या नाम है उनके? राहुल ओम प्रकाश, जीतू उप सरदार सिंह, रमेश उप सरदार सिंह, विजय सिंह चौकन सरदार सिंह, राजकुमार पुत्र हाकिम सिंह और कालू पुत्र हाकिम सिंह और लोकेंद्र पुत्र हाकिम सिंह। इनसे कोई पुरानी रंजिश थी? हाँ, पहले भी 4 महीने पहले भी इन लोगों ने गोली चलाई इसके ऊपर, और फिर इसी के ऊपर पुलिस ने 3 साल बना के नहीं इसको जेल भेज दिया और उन लोगों को छुड़ियाम छोड़ा था। पुलिस ने सूचना दे दी है आपने? हाँ, पुलिस हमारे पहुँच गई है साहब। राया क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की मृत्यु के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके कारण पूरे राया कस्बे में हड़कंप मच गया। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। साथ ही प्रशासन द्वारा आनन फानन में राया से सादाबाद की ओर जाने वाले मार्ग को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे एसडीएम महावंचक प्रवेश द्वारा वहां का स्थलीय निरीक्षण किया गया और उस मार्ग से गुजरने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष राया राकेश कुमार भी इस युवक की मृत्यु के काफिले में शामिल थे और लगभग 200 से 250 लोग उनकी मृत्यु में शामिल हुए थे, जिसके लिए सभी को चिन्हित किया जा रहा है और सभी के सैंपल कर थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। इसके बाद ही निश्चित हो सकेगा कि आखिर कितने लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। उन सभी के भी सैंपल लिए जाएंगे। उन सभी का स्कैनिंग करेगी और कुछ लोगों को जिनका सैंपल लेने की आवश्यकता होगी उनको लिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार के जितने भी 5-6 लोग हैं उन सभी का भी सैंपल लिया जाएगा आवश्यक तौर पे और उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन वृंदावन में किया जाएगा। सर, कस्बे के अन्य इलाकों को भी सील किया जाएगा, उसकी कोई कार्रवाई होगी? जी, जैसा कि भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि जहां केस मिलता है उससे 250 मीटर के दायरे में, और अगर एक से अधिक केस पाए जाते हैं तो 400 मीटर के दायरे को पूर्णतः सील किया जाता है। तो अभी हम इसको प्राथमिक आज के तौर पे 250 मीटर का एरिया मान के इस एरिया को, जो वार्ड नंबर हमारा 11 है और वार्ड नंबर 6 है, इसको सील करना है और आवश्यकता पड़ने पर अगर केस बढ़ते हैं या फिर और कोई चीज़ें होती है तो हम इसका दायरा और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जो लोग सर अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे उनको होम क्वारंटाइन ही किया जाएगा या शेल्टर होम के लिए भेजा जाएगा? जी, जो उनके घर के लोग हैं या फिर जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट और जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं उनको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन करेंगे वृंदावन में, लेकिन बाकी अन्य लोग जो उनके आसपास के थे उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और अगर उनमें किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो हम उनका सैंपल भी लेंगे और उनको फिर फैसिलिटी क्वारंटाइन किया जाएगा। कितने लोगों की लिस्ट आपको? अभी मेरे पास लगभग 30 से 35 लोगों की सूची है जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट में पिछले 4-5 दिन में रहे हैं, तो उनका सभी का आवश्यक रूप से सैंपल लिया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि कल जो यात्रा थी उसमें 250 से 300 लोग आए थे, तो किस तरीके से सर्वे किया जाएगा? जी, जैसा कि ये सूचना है इस पर अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे आसपास के क्षेत्र में जो गांव से भी काफ़ी लोग आए थे, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनकी संख्या कम थी। बाकी कई गाँव से ये जानकारी आई है कि गाँव से भी कुछ लोग आए थे, तो ऐसे लोगों को भी जानकारी के हिसाब से उनको एक को ट्रेस किया जाएगा और अगर उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं या फिर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट मिलते हैं तो उनके खिलाफ उनके भी हम सैंपल वगैरह लेंगे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की 60 स्थित संगम बिहार में टायरों की फैक्ट्री में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने जब फैक्ट्री से धुआं निकलता देखा वह तत्काल मदद के लिए आए, लेकिन आग के विकराल रूप को देखते हुए वह कुछ मदद नहीं कर सके। उसके उपरांत स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस की सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, जिन्होंने वहां पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गाँव में फॉल्ट हुआ था, लाइट का काम कर रहे थे हम। किस तरीके से हुआ? जे हम मोटर पे काम कर रहे थे, एकदम फॉल्ट हुआ था, हवा चल रही थी, सूखी थी लकड़ी पकड़ी, उससे आग लगी थी। कितना नुकसान है लगभग? किसकी फैक्ट्री का नाम है? मालिक का क्या नाम है? हासिफ भाई है। कहाँ पे फैक्ट्री है? यही भी फैक्ट्री होता क्या है यहाँ पे? टायर का क्या टायर रिपेयरिंग होती है। रिपेयर का काम है। कितनी बड़ी फैक्ट्री है? छोटी सी फैक्ट्री है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? जी, हमें तो मालूम नहीं सर, हमारे दुकानदार को मालूम है। घटना टायरों की फैक्ट्री थी, टायर पे रबड़ चढ़ाते हैं, उसमें आग लगी हुई थी। हसीब नाम के आदमी की फैक्ट्री है, सराय रहमान के रहने वाले हैं। आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है और जहाँ तहाँ धुआं निकल रहा है। टायर की आग के कारण होने के कारण धुआं निकलेगा, धीरे धीरे शांत होगी वो,
पूर्ण रूप से आग को बुझा दिया गया। लगभग कितना नुकसान होगा और कितना बड़ी फैक्ट्री में है ये? फैक्ट्री तो 150-200 गज के प्लॉट में फैक्ट्री है। 1-1.5 लाख का नुकसान होगा लगभग। कितनी दमकल की गाड़ियाँ आई? 4 दमकल की गाड़ियाँ आई थी मौके पर। टायरों की आग होने के कारण धुआं से ज़्यादा बड़ी आग दिखाई दे रही थी, इसलिए मौके पर 4 फायर टैंकर बुलवा लिए गए। घायल तो नहीं हुआ? हाँ, एक आदमी घायल हुआ। बचाव कार्य करते हुए ऊपर से पट्टी गिर गई है गाटर की, उससे मामूली सी चोट आई है उसके। पूरे देश भर में जारी लॉकडाउन के बैड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके की विद्यानगर और बेगपुर को जोड़ने वाली सड़क पर पिछले कुछ दिनों से लगातार लूट की घटनाओं को देखते हुए कॉलोनी के लोगों ने गेट लगाकर अनाधिकृत व्यक्तियों को रोकने की आज शुरुआत की, जिसके चलते कई लोग विरोध में आ गए। पूर्व विधायक जमीरुल्लाह के साथ स्थानीय निवासी विरोध करने पहुंच गए, जिस पर प्रशासन ने बिना अनुमति गेट लगाने की प्रक्रिया पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल गेट लगाने से रोक दिया। स्थानीय पार्षद का कहना है कि इस गेट के लगने से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी और इसलिए विरोध किया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत गेट लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि इससे पूर्व कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल प्रशासन ने पूरी औपचारिकता करने के बाद ही गेट लगाने के लिए कहा है। फिलहाल प्रशासन की टीम के द्वारा गेट लगाने की प्रक्रिया को रुकवा दिया गया है। सर, यहाँ पे गेट लगाया जा रहा है जो नहीं लगना चाहिए। लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं इस चीज़ से। सभी का निकलना इधर ही इसी गेट से है और यहाँ कॉलोनी वाले कह रहे हैं गेट लगेगा, बंद होगा। ये बताइए कि सभी को परेशानी होगी इस चीज़ से, तो कैसे चलेगा? सभी लोगों को दिक्कत है, हमें ही नहीं है, सभी को, हिंदू के, मुसलमान के, सभी को है। सभी के निकलना इधर ही सही है। ये बताइए चारों अधिकारियों से बात की चीज़ को लेकर क्या कोई प्रस्ताव पास हुआ? नहीं, कोई प्रस्ताव पास नहीं है। हमने पूछा भी इनसे, कुछ है आपके पास तो दिखाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। आप कौन है? हमने कहा यहाँ की सभा से तो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। रोड को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है। कुछ लोग हैं जो नगर निगम के बिना नॉलेज में लाए हुए, कोई भी इसका एक प्रस्ताव पास होता है, किसी भी गेट गली में अगर कोई गेट लगता है तो बाकायदे प्रस्ताव पास होता है। ऐसा नगर निगम ने कुछ नहीं करा, अपनी मर्जी से यहाँ पे दबंगई के साथ कुछ लोग यहाँ पर गेट लगाना चाहते हैं, जिससे आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। हमारा यही कहना है अधिकारियों से कि आप लोग जो जायज़ हो वो कराइए, नाजायज़ मत होने दीजिए। हो सकता है किसी बड़े नेता का हाथ होगा 100%, ऐसा कोई नहीं लगा देता। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई बड़ा नेता होगा, अपने उसका कोई बेनिफिट होगा, उसके कुछ मिलने वालों का बेनिफिट होगा, वो यहाँ पर लगाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। ये बंद नहीं होना चाहिए। हमारा तो सिर्फ यही कहना है, ये कानून को ये हाथ में न ले। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा, अपील करूँगा, अब हम किसी का नाम ले लें यार, प्लीज़ ये बात मत करो। हम बस जो भी है आम जनता जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। क्या एक समुदाय को यहाँ से निकलने से रोका जा रहा है? एक समुदाय का नहीं है, पूरी दुनिया निकलती है यहाँ पर, सब निकलते हैं, सारे समुदाय की बात नहीं है, बात समुदाय की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात इंसान की है। यहाँ पर सब लोग निकलते हैं। एक रास्ता मैं भी कभी कभी निकलता हूँ यहाँ से, एक रास्ता सब लोगों का आना जाना है, कॉलोनी वालों का आना जाना है। तो इसलिए ये जाम जो हो रहा है, जो गेट लग रहा है, ये अनलीगल है, इसको नहीं लगना चाहिए। नहीं, अभी यहाँ पर अधिकारियों ने बताया कि वो डीएम साहब के पास गए हैं और नगर निगम के कर्मचारियों ने बताया कि हमारे नगर निगम में कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ। नगर निगम ने कहा हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो इसलिए अभी यहाँ पर जब अधिकारी हैं सब लोग खड़े हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं, एसओ साहब भी खड़े हुए हैं, उन्होंने काम रुकवा दिया है। अभी डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब जो फैसला लेंगे, जो निर्णय लेंगे, उसके अनुसार काम होगा, मगर लगना नहीं चाहिए। जो यहाँ के हमारे सभासद हैं, एक मिनट, जो हमारे यहाँ के इसके सभासद हैं, महिला हैं, वो भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर। आप उनसे पूछ लीजिए, अगर उनके कोई पास हुआ होता तो इनकी नॉलेज में होता है। जो दुर्गाबाड़ी से लेकर के लेडी फातिमा की तरफ को जाता है, ये पूरा रास्ता बाईपास है। रात के वक्त में यहाँ पे अभी कर्नल की मिसेज का मोबाइल फ़ोन छीन के लुटेरे ले गए। एक हमारे ऑफिस में यहाँ लड़की काम करती थी, उसके पर्स से 10,000 रुपये छीन के ले गए। इसी तरीके से कई लूट की घटनाएं हो चुकी। रात को मोटरसाइकिल पर सब लड़के पार जाते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं पाता है। तो इसीलिए जो ये गेट लगाया जा रहा, ये जो है शाम के 8 बजे तक खुला रहेगा, सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक। रात को जो
यहाँ से टेस्ट पासिंग होती है, जो लोग बाग यहाँ से जाते हैं वो ना हो, इसके लिए ये गेट लगवाया जा रहा है। जब दिन में खुला रहेगा, रात को हर कॉलोनी को, जैसे हम विद्यानगर के लोग हैं तो हमें भी अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, उसी के तहत ये गेट लगवाया जा रहा है। आप बात करिए सर, वही सर उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से शायद हम जो है दूसरे समुदाय के लोग हैं, हमारा आने जाने का रास्ता यहीं से है, बैंक यहीं से है, स्कूल यहीं से है, अगर गेट लगा दिए जाएंगे तो हम कहाँ से जाएंगे? एक मिनट, पहली बात तो ये गेट दिन में बंद नहीं हुआ, दिन में ये सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक खुला रहेगा। लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, जैसे सर्दियों मान लो 6 बजे भी बंद हो जाएगा, तो जो लुटेरे हैं, जो छिनैती करने वाले लोग हैं, जो रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं, कम से कम वो नहीं आ पाएंगे। गेट लगाने का केवल एक मकसद है और कोई दूसरा मकसद नहीं। इस गेट लगाने से पहले सर यहाँ और भी कोई लूट की वारदातें हो चुकी हैं? एक बार जो कर्नल साहब है, उनकी मिसेज का 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लूट के ले गए, ठीक है, इनका मंगलसूत्र, हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसके पर्स छीन के ले गई यहीं से, भी लूटती रहती है। और कई दैनिक जागरण कार्यालय से मोटरसाइकिल ले गए। क्या नाम है सर आपका? आदित्य राघव। सर, किस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है? क्या रोड को जाम या कोई दरवाजा लगाया जा रहा है, क्या गेट लगाया जा रहा है? कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, ये गेट जो लग रहे हैं ये मात्र विद्यानगर कॉलोनी के ही सीमा के अंतर्गत गेट लग रहे हैं। यहाँ पर लूट छिनैती दिन दहाड़े इतनी हो रही हैं कि यहाँ से बेखौफ आते हैं और लूट करी और किसी भी गली में होकर पार चले जाते हैं। बहका वातावरण है। और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, पैशन मोटरसाइकिल दैनिक जागरण ऑफिस से पत्रकार महोदय की चली गई है, सुनील मौर्य की। तो यहाँ सिर्फ सेफ्टी के लिए, न किसी का विरोध न कोई हो, इनके रास्ते। सर, आप कह रहे हैं कि हम गेट इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ की कई वारदात हो गई, लेकिन वहीं वो लोगों का कहना है कि शायद हम दूसरे समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, ताकि एक समुदाय के लोग, ये गलत कह रहे हैं, एक समुदाय नहीं, इसमें ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, मुस्लिम सब रहते हैं, कोई उसमें नहीं। और इनकी 4 रास्ते हैं। नहीं, ये जो गेट लगाया जा रहा है ये दुर्गावाड़ी के लिए भी लगाया जा रहा है, जिसमें सारे हिंदू रहते हैं, कोई इन्हीं के लिए थोड़ी लगाया जा रहा है। इसके अलावा इनके पास और भी कोई रास्ता है? एक रास्ता केला नगर पर खुलता है इनका, ठीक सर, रोड पे केला नगर रोड पे एक रास्ता इनका विक्रम कॉलोनी में खुलता है, एक रास्ता इनका मैरस रोड पे खुलता है, लेकिन रास्ते सब खुले हुए हैं, कोई रास्ता इनका बंद नहीं। हम तो केवल अपनी कॉलोनी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र अंतर्गत जयगंज इलाके में स्थित मुरली मनोहर मंदिर में स्थानीय नागरिक के अलावा मंदिर पुजारी द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और कोविड-19 महामारी को खत्म होने की कामना की गई। आपको बताते चले कि अलीगढ़ शहर में कोविड-19 महामारी लगातार अपने पांव पसार रही है और लोगों को अपनी चपेट में भी ले रही है, जिसके कारण अलीगढ़ शहरवासी इन दिनों काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसी के चलते मुरली मनोहर मंदिर में हवन यज्ञ किया गया, जबकि हवन यज्ञ का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया था। इस दौरान मंदिर पुजारी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। मेरा नाम सीजी पुरोहित, मंदिर श्री ठाकुर मुरली मनोहर जी में आज जो देवी के हवन का जो कार्यक्रम रखा गया, वो कोरोना नाम की महाबीमारी जो इस समय पूरे विश्व में व्याप्त है और हर जगह काल की तरह मुंह फाड़े हुए बीमारी फैल रही है, सभी लोगों के लिए, समस्त भारतवासी, समस्त भूभाग के लिए हमने ये प्रार्थना करी है माँ भगवती से कि इस कोरोना नाम की महाबीमारी समाप्त हो, सब स्वस्थ रहें, जनहानि कम हो और सबको जो स्वास्थ्य संबंधित बातें जो चिकित्सा के माध्यम से बताई गई है उसके अनुसार सबको रहना चाहिए। और भगवती से हमारी प्रार्थना है कि सबके स्वास्थ्य को सही रखे। जो भी भगवती के अनुष्ठान पूजा घर घर कर रहे हैं, भगवान उनकी सफलता प्रदान करें और सब निरोगी रहें, इसी कामना को करते हुए आज मंदिर श्री मुरली मनोहर जी में ये हवन का कार्यक्रम रखा गया, जिससे सबके मंगल कामना, स्वस्थ रहने की कामना की गई, जिससे भगवती सबको अपनी। तो आपने कामना जो की है, काय के लिए कामना की है? ये कोरोना नाम की जो बीमारी है फैली हुई है ना हमारे भारत में, ये शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाए, भगवती हम सब पे कृपा बनाए और सभी स्वस्थ रहे। हमारे देश, सभी तो पूरे ब्रह्मांड में ये बीमारी अति रूप से विस्तार हो रही है, ये शीघ्र समाप्त हो और हम सब पहले की तरह पुनः आनंद से सभी लोग अपने जीवन को व्यतीत करें। भगवान की हम सभी पे कृपा बनाएंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।